नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। और हमारी चुनावी यात्रा जो कि इसी हफ्ते मंडे को शुरू हुई थी, वो ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ से देवबंद से सहारनपुर से मुजफ्फरनगर से होते हुए रामपुर, स्वार, टांडा, बरेली, फिर आज हम शाहजहांपुर भी हो आए और फिर वापस बरेली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, आपके साथ रूबरू हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए ला रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चरण पूरा हो गया है, दूसरा चरण कल है, मंडे को 14 तारीख को, वैलेंटाइंस डे के दिन। 55 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 55 सीटें हैं 9 जिलों में, जहां पर वोटिंग डाली जाएगी। हमने देखा कि लगातार पहले और दूसरे चरण में कई बार एक ऐसा प्रयास हुआ जिसमें ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहां तक कि मुजफ्फरनगर में जब हम थे और एकदम से वोट पड़ने से एकदम पहले हमने योगी आदित्यनाथ का एक संदेश देखा पूरे प्रथम चरण के मतदान के लिए। उससे पहले उन्होंने अपील की, अपील तो सब करते हैं, लेकिन उस अपील में वो ये बोल गए कि देखते रहना कि कहीं गलती से इस बार ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बंगाल और केरल बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। जो बाहर हुआ वो बात अलग है, लेकिन स्थानीय रूप से राजनीति तेज हो गई। ध्रुवीकरण का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन क्या ध्रुवीकरण का असर हो रहा है? भाई किस लिए किया जाता है? चुनावी लाभ के लिए। क्या चुनावी लाभ हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज मुकाबला में हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति काम करेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कर्नल दयाशंकर दुबे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। अभिषेक सुधीर समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। कात्यायनी चतुर्वेदी आप बीजेपी समर्थक हैं। फैजान खान प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी और सुरुचि विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मुकाबला में। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, कर्नल दयाशंकर दुबे, आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले संकेत जी, बरेली आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसका संकल्प पत्र समाज के सामने है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और विश्वास की बात करते हैं, जबकि लोग हिजाब की बात करते हैं। हम संस्थाओं को मानने की बात करते हैं, शिक्षा की संस्थाओं की बात करते हैं कि एक रूपता समाज के अंदर आए, हम उसकी बात करते हैं, लेकिन लोग उससे हट करके कुछ और सोचते हैं। हम विकास की बात करते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मेरा मानना यह है संकेत जी कि आज समाज के अंदर जिसको आप ध्रुवीकरण कह रहे हैं, ये ध्रुवीकरण तब भी होता था मुखर होकर के। आज समाज के लोग अपने अधिकारों को जानते हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए जिनके दिल में छटपटाहट है पहले फेज के बाद, उनको लगता है कि ध्रुवीकरण होने से हमको दिक्कत हो जाएगी। किसने किया? आप ही ने तो किया। जी कर्नल दुबे, आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। मैं वापस आऊंगा ताकि आप अपनी बात पूरी कर ले। अभिषेक सुधीर, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सपा समर्थक अभिषेक सुधीर जी। कर्नल दुबे, वक्त खत्म हो गया। अभिषेक सुधीर, आपका 1 मिनट। संकेत जी, आने वाली चुनाव नफरत बनाम सहनशीलता की चुनाव है। आने वाली चुनाव जो है बंटवारा बनाम भाईचारा की चुनाव है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो सबके लिए काम करेंगे। योगी जी कहते हैं कि हम 80% के लिए काम करेंगे, 80% लोगों के लिए काम करेंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, सबको मान सम्मान मिलेगा। योगी जी अब्बा जान की बात करते हैं, हम तहजीब की बात करते हैं। वो औरंगजेब की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नफरत मत फैलाइए और प्यार की राजनीति करना चाहते हैं हम। 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे है, दूसरी चरण है। देखिए, नफरत की राजनीति, ध्रुवीकरण का समय खत्म हो चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आप तो बरेली में है, हम अवध में है। शाम अवध जो है उदास है। 10 मार्च को अखिलेश जी आएंगे और शाम अवध को फिर रंगी बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने तो गाना ही गा दिया अपना।
जो आपके पार्टी का गाना है। बहरहाल फैजान खान, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, आपका 1 मिनट। संकेत भाई, मैं इस बात को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति है, ये बाइपोरल है। जिस तरह से ये लोग बाइपोरल दिखा रहे हैं चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी भी उतने ही तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण और जाति की राजनीति कर रही है जिस तर्ज पर समाजवादी पार्टी कर रही है। दोनों ही पार्टियां माफिया वाली पार्टी है, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके जो वक्तव्य आ रहे हैं इस चुनाव में वो भी शर्मसार करने वाले हैं। एक भी बात ना अखिलेश यादव जी की तरफ से ना योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से विकास के मुद्दे पे नहीं आया। पूरा चुनाव तुष्टीकरण और जातिकरण पे आया। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, क्या वो चुनी हुई सरकार नहीं है जिसमें उन्होंने कश्मीर और बंगाल की बातें की हैं? क्या वो लोकतंत्र में नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान में नहीं है? क्या वो भारत में नहीं है? क्या वो पाकिस्तान अफगानिस्तान है? जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है, तमाम चीजें, अगर विकास की बात करनी होती तो ये गन्ने किसानों के मूल्य की बात करते, ये अगर अपराध मुक्त करने की बात किए होते तो ये टहनी साहब पे जवाब देते, गोरखपुर पे जवाब देते, कासगंज पे जवाब देते। ये साफ तौर से दिख रहा है कि ये कहीं भी विकास की राजनीति नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण। जी खान साहब, समय आपका खत्म हो गया है। अब मैं सुरुचि विश्वास जी के पास आना चाहता हूँ। सुरुचि जी, आपका 1 मिनट। मुझे आपकी आवाज स्पष्ट तो नहीं मिल रही है, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के विषय में आपने जी कहा। अब आपको आवाज मिल गई। आप अपना 1 मिनट। अपनी जहरीली स्पीचेस और रेडिकलाइजेशन के लिए फेमस, अगर आप उनका इतिहास उठा के देखें तो उनकी योग्यता ही यही है कि वो सांप्रदायिकता में इजाफा कर सकते हैं। बंगाल में जाकर बताते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में महिलाओं पर अत्याचार, बच्चियों का दमन, एसिड अटैक्स, हत्या, अपहरण या बलात्कार के मामलों में टॉप पर होता है। वो केरल में जाते हैं कि हदिया का मामला लव जिहाद का मामला है। वो गौ रक्षा की बात करते हैं मगर उन्नाव रेप पीड़िता पर खामोश। माखी कांड का हर्ष हमने देखा। हाथरस में सनातन की बात करते हैं लेकिन आधी रात में सनातन के विरुद्ध शव दाह कराते हैं, और उसके बाद संरक्षण देते हैं अपराधियों को भी और पुलिस और प्रशासन को भी। हमने लखीमपुर कांड में देखा कि नरसंहार के आरोपी टेनी को बगल में खड़ा करके गृह मंत्री अमित शाह दूरबीन से प्रदेश में बाहुबली ढूंढते हैं। कुछ खास नाम लेते हैं लेकिन जो बाहुबली क्रिकेट खेलते हैं उसका पता नहीं चलता। ठीक है, सुरुचि जी आपका समय खत्म हो गया है। कात्यायनी चतुर्वेदी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका एक बहुत धन्यवाद संकेत जी। एक लाइन में आपका सवाल है कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति काम करेगी, तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगी। क्योंकि भाजपा की गंगोत्री जो है वो सबको तृप्त करती हुई चल रही है। जैसे जब गंगा मैया धरती पर उतरी तो ना उन्होंने उसर देखा, ना राह के राहगीर को देखा, ना बंजर देखा, और ये नहीं देखा कि वो किस क्षेत्र से गुजर रही हैं। जो जो रास्ते में आया सबको तृप्त करती चली, सबका कल्याण करती चली और उस जमीन को हरा भरा करती चली। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ना जाति देखा, ना धर्म देखा, और ना हिंदू मुसलमान, और ना क्षेत्र की बात की, ना जाति की बात की। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, और विकास की राजनीति करने के लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, और उसके बाद स्वयं की बात करते हैं। ये लोग किस विषय पे को लेकर बात कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है? विपक्ष की मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी नहीं है ध्रुवीकरण की राजनीति करना। ये लोग करते हैं तो भाजपा प्रत्युत्तर में उतर कर आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुरुआती वक्तव्य सब लोगों ने दे दिया है। अब आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुकाबला के दूसरे चरण में इसमें और विस्तार से बहस करेंगे। और केरल और बंगाल जैसा ना बन जाए। भाई संदर्भ क्या था? ये संदर्भ पहले तो आप बता दीजिए। संकेत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं करी है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और ध्रुवीकरण किया किसने शुरुआत? ओवैसी आए थे, क्या कहे कि मुसलमानों की चिंता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं चिंता करने मुसलमानों की आया हूं। और तब कहना पड़ा कि 20% वालों के ठेकेदार बन के कुछ लोग 80% वालों को गुमराह कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। हमारी पार्टी ने पूरे 5 साल तक हिंदू मुसलमान सबको एक रखा। उदाहरण के तौर के ऊपर देखिए कि इनके जहां पढ़ाई होती है, ये अपने मजहबी पुस्तक पढ़ाते थे। कर्नल दुबे, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि केरल, बंगाल और कश्मीर का संदर्भ क्या है? आप जानते नहीं, आपसे कुछ छुपा है। आप भी खुद ही तो कृष्ण है, खुद ही अर्जुन है, सब कुछ जानते हैं आप।
क्या हुआ था बंगाल के अंदर? टोटल पोलराइज किया गया था और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर बंद हो गया, जबकि आप जानते हैं कि कितनी सीटें हमारी वहां आई थी। सरकार किसकी बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, वो विवेचना का विषय हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश वो ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए, सबके लिए हमारी पार्टी ने काम किया है, सबको शिक्षा, सबको मकान। अब आप ये देखिए, ये कहना एक सेकंड, ये कहना कि समाजवादी पार्टी आई तो भाई आपका मोटा मोटा कहना यही है ना कि मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा, मुस्लिम तुष्टीकरण होगा। मेरा मानना ये है कि हम मुसलमानों को अपना समझते हैं, मुसलमानों के लिए हमने काम किया है, लेकिन ये मुसलमानों को गुमराह करके और उसके नाम पर खेल करके ये देश में गुंडे खून खराबा करना चाहते हैं। अभी मैं आज एक जगह से आ रहा हूं जहां प्रचार प्रसार चल रहा था। हम कहीं पर आईएएस डाल रहे हैं, कहीं आईपीएस डाल रहे हैं, कहीं जनता के लोगों को डाल रहे हैं, गरीबों को डाल रहे हैं, मजलूमों को डाल रहे हैं। ये किसको डाल रहे हैं? गुंडों को डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बिना गुंडई के इनका काम नहीं चलेगा। एक सज्जन आप ही के चैनल पर अभी कह के गए हैं कि औरंगजेब, किसने किसका माइक छीना था? पिताजी का माइक किसने छीना था? अभी हमारे कार्यक्रम में कल अभिषेक किसने छीना? बंटवारा की बात किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विदेश से पढ़े हुए लोगों के नाम गिना दिए कि मेरा ये लंदन से पढ़ा हुआ प्रत्याशी, अखिलेश जी ने फलाना महिमा मंडन उस देश से पढ़ा हुआ। भारत के अंदर रह करके जिन्ना का महिमा मंडन करना, संकेत जी, अभिषेक सुधीर, आप किस तरह की बात करते हैं? अभिषेक सुधीर आपका जवाब, जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि उसके बाद फिर एक जरूरी सवाल मैं पूछूंगा। अभिषेक सुधीर आपका जवाब। इनकी भाषा सुनिए, दंगाई, अपराधी, गुंडे। हम कह रहे हैं कि 300 यूनिट घरेलू बिजली देंगे, क्या आप देंगे? हम कह रहे हैं कि समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए की ताली देंगे, आप देंगे? जनता को आप लाठी दे रहे हैं, जनता को लाठी खाना पड़ रहा है, ताली नहीं। हम कह रहे हैं कि 10 रुपए में रोटी सब्जी देंगे 10 रुपए में, संकेत। हम कह रहे हैं कि समाजवादी किराना स्टोर सेटअप करेंगे, उस किराने स्टोर में हम आपको दाल, हम जैसे कहते हैं प्रोविजंस जो कहते हैं अंग्रेजी में, आपको देंगे, सस्ते में देंगे। हम कह रहे हैं कि किसान को हम रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, कॉर्पस फंड बनाएंगे, गन्ने का भुगतान होगा। हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 22 लाख नौकरी देंगे आईटी सेक्टर में। ठीक है, ये सब आपने, इसका मतलब आप बीजेपी से ध्रुवीकरण के मुद्दों पर उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने अब एक नया मुद्दा ढूंढा है आपके खिलाफ, और वो है छवि का। और छवि किस चीज की? कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। संकेत जी, उत्तर प्रदेश कोई ध्रुवीकरण भी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की बात भी है, छवि पर चोट है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि इस बार सपा सरकार, अखिलेश सरकार को लाना है। देखिए इन टीवी डिबेट्स पे नहीं, पर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। बताइए उत्तर प्रदेश ने क्या ठाना है तो हम जान जाएंगे, लेकिन अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर सवाल पूछे जाएंगे जी, तो फिर आपको नहीं लगता है ये एक पुरानी छवि को सामने करके प्रस्तुत किया जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर ध्रुवीकरण है ना कुछ, और इससे आप इस तरीके उससे आप चुप रह करके नहीं बच पाएंगे। जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुप पकड़ लेती है, मैं बताता नहीं हम अपने मुद्दों पे रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे तो आपको उलझना ही पड़ेगा। नहीं मैं बताता हूं, क्योंकि ये जरूरी लॉ एंड ऑर्डर पे मैं जवाब देता हूं आपको। लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं, डायल 100 जो अब डायल 112 है, किसने शुरू किया था? अखिलेश जी ने। लखनऊ को सीसीटीवी सिटी कहते हैं, 5000 कैमरे हैं लखनऊ में, किसने लगवाया था? अखिलेश जी ने। मैसिव रिडक्शन इन स्ट्रीट क्राइम, सीसीटीवी सिटी। रिस्पॉन्स सिस्टम, पुलिस रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम अखिलेश जी ने करवाया। संकेत जी, ये परसेप्शन की बैटल है और ये जी बिल्कुल ठीक, आप अपना तर्क दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन बात छवि की हो रही है। देखिए राजनीति जो है वो सारा खेल छवि का है जी। आप क्या हैं और आप कैसे दिख रहे हैं, इसका फर्क है। इसमें आपको लगता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, ये छवि बीजेपी तय किए दे रही है। गुंडों की पार्टी, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लोग दबाव डालेंगे प्रशासन पर, क्योंकि एक वक्त में ये सारी चीजें सुनने को रहती थी उत्तर प्रदेश में जी। हमने सुना है कि योगी जी सपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से ये कहती है, हमने सुना है कि योगी जी बीएससी है मैथमेटिक्स, ऐसा है, वो 80-20 की बात करते हैं, ये इनका मैथमेटिक्स। अखिलेश जी सिविल इंजीनियर है, वो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये लोग 80-20 की बात कर सकते हैं। ये इनका बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ के यही सीखा है योगी जी ने, बंटवारा करना। हम कहते हैं भाईचारा जिंदाबाद, ये कहते हैं बंटवारा जिंदाबाद। ये नफरत फैलाने वाली पार्टी को
लोग जवाब देंगे। फैजान खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो परसेप्शन का गेम है, जो छवि का गेम है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसमें अब जैसे अभी अभिषेक सुधीर ने तमाम चीजें गिनाई, भाई यूपी 100 एक जबरदस्त बदलाव था उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग सिस्टम में, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर वो छवि याद दिलाई जाएगी पब्लिक में कि याद करो गुंडागर्दी करेंगे, प्रशासन पर जोर बनाएंगे, तो आपको लगता है ये लोगों में इस बात का जहन में ये सब चीज रहेगी? संकेत भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपने बहुत अच्छी बात की, परसेप्शन। नियम लॉ तो बहुत सारे हैं, क्या हमारे पास लॉ की कमी तो है नहीं, संविधान तो हमारे पास है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो समाजवादी पार्टी ने ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के वक्त में इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, ये सारी चीजें उन्होंने गिनाई, पर नियत इनका साफ नहीं। ये इनकी पूरी पार्टी माफियागर्दी से ही आगे आई है और उसी के लिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, जो आपने बात, हमने बहुजन समाज पार्टी ने जैसे एटीएस का गठन किया, महिला थाने बनाए, तो हमने जो बनाए तो उसमें कार्य भी किए। आप अगर इसकी बात कर रहे हैं कि परसेप्शन की बात, तो आज संकेत है उत्तर प्रदेश का बच्चा इस बात के कहता है, सारे लोग इस बात को, यही देश विदेश में भी बातें करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल था, वो शासनकाल कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया। ये आई एम ट्रू और रॉन्ग, ये सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता विशाल। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला बहुजन समाज तो आप ये मानते हैं कि एक तरफ ध्रुवीकरण भले ही काम ना करे क्योंकि अगला उलझने को तैयार नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था की बात पर तो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी तो चर्चा करनी पड़ेगी फैजान खान। ये दोनों ही पार्टियां बोलती कुछ है, करती कुछ और। संकेत भाई आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी चाहे योगी आदित्यनाथ जी, ये खेलते एक ही ग्राउंड पे है। मैं पूछता हूं, मुजफ्फरनगर दंगे, 4 सड़कों पे गोली, ये सब सारे ग्राउंड दिया किसने? समाजवादी पार्टी ने दिया भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खेलने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को तो यही चाहिए विश्वास। आपकी क्या राय? दूर तक वास्ता नहीं। सुरुचि विश्वास, आपकी क्या राय है? हाँ जी, मैं 3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले बीजेपी समर्थक ने कहा हम गाय के गंगा के समान हैं और एक समान है, व्हाटएवर। देखिए, गंगा, गाय, गोबर, गोमूत्र से आगे भी सोचिए, हम एक संवैधानिक देश हैं, जहां जॉब की बात होनी थी वहां हिजाब की बात हो रही है। और चुनाव का समय है, 5 राज्य हैं, तो आप जिहाद पे भी बात करें, आप व्हाटएवर इट इज, लेकिन आप देश की भी बात करें। दूसरा, आपने अभिषेक जी का जिक्र किया कि उन्होंने बताया एक प्रत्याशी लंदन से पढ़ा, एक प्रत्याशी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनसीईआरटी के सिलेबस में विश्वास नहीं करती। मोस्ट ऑफ द पीपल आर व्हाट्सएप ग्रेजुएट्स। सुबह जो सिलेबस आ गया बस उसी को मान लिया। डॉक्टरेट वीडियोस, टेलर्ड वीडियोस, एडिटेड वीडियोस, फेक डेटा मैनिपुलेशन, हेडलाइन मैनेजमेंट, इन सब में पीएचडी है। वो चाहे एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उदाहरण हो, चाहे येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बीए है या बीकॉम है, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर साहिबा स्वयं रही हो। तीसरी महत्वपूर्ण आपने अभी बात करी कि इमेज का सारा खेल है, परसेप्शन का सारा खेल है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इमेज मैनेजमेंट में तो बहुत स्मार्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो हजारों करोड़ रुपया गांधी और नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन पर 3 रुपए 20 पैसे वाले पवन शर्मा को रजिया बानो बनाकर ना किया होता। श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को ध्वस्त करना एक बहुत बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को पब्लिक परसेप्शन और इमेज का इतना जबरदस्त ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने बताया ही था कि खून में व्यापार है, कि गाढ़ी कमाई टैक्स पेयर्स का पैसा। ये बात अलग है कि जगत गुरु बनाने का वादा किया था और 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 1 किलो चने की लाइन में लगे हैं। लेकिन इस कोरोना काल में भी जब हम घंटी और थाली बजा रहे थे तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पास हुआ 20,000 करोड़ रुपए का और 8,000 करोड़ रुपए का पुष्पक विमान माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बाकी उनके बेड़े की मर्सिडीज की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जो देश के हालात हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस का लेटेस्ट डेटा उठाकर देख लीजिए। जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें 25,000 से ज्यादा वो युवा, जिसमें 2020 में लगभग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डेथ होती है, सुसाइड ऑप्शंस अपनाते हैं, या फिर वो 4 करोड़ 64 लाख लोग जो इस बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल दिए गए हैं, या फिर वो 64 लाख लोग जिनके उद्योग समाप्त हो गए, या फिर उसमें से भी वो 86% लोग जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के आस को खो दिया। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, और कांग्रेस इस देश की आत्मा है। उस परसेप्शन से कात्यायनी चतुर्वेदी जी, आप इसका जवाब दीजिए। सुरुचि जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि बनाने और दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए एक बड़ा सा उद्योग लगाए हुए, उस उद्योग में कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है कि चलो अपनी छवि बनाओ, दूसरे की बिगाड़ो।
संकेत जी, बड़ा आसान है दूसरों पर उंगली उठाना, लेकिन ये कहने से पहले सुरुचि जी भूल गई कि 5 उंगलियां जब एक उठाती हैं तो 4 इनके तरफ भी इशारा करती हैं। मैनेजमेंट की बात करती हैं, इमेज मैनेजमेंट की। इनके जो आला नेता हैं, जो आका हैं, इनकी छवि सुधारने के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि विदेशी एक ब्रांड को हायर किया गया जिसमें हजारों करोड़ रुपए का पूरा हिसाब किताब था कि किस तरह इनके जो लीडरशिप है उसको चमकाया जाए, कैसे उसकी इमेज मेकिंग की जाए। तो ये भूल गई ये कहते वक्त। और फिर मैं अभिषेक सुधीर जी की बात का जवाब दूं। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने वो डायल 100 और सब कुछ बनाया। आपने भी 5 साल पहले, अभी योगी सरकार के पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश की देखी है, उसके बाद की स्थिति अब देख लीजिए। तो अब कहने के लिए बहुत तैयारी है। कहते हैं कि ये 80 और 20 की गणित की बात करते हैं। हमारे अखिलेश यादव मैकेनिकल इंजीनियर और क्या क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, सिविल इंजीनियर है। 80 और 20 उनके लिए कहा जाता है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उन लोगों के लिए योगी जी ने कहा 20% उनको जो इस देश में नहीं, पर मुझे ना ये बड़ा रोचक लगता है जो ये कहते हैं कि हम इस देश के टुकड़े टुकड़े कैसे हुआ। ये नहीं, ये योगी जी ने ये हिसाब कैसे बिठाया। संकेत जी, इस कैलकुलेशन को तो आप बेहतर जानते हैं, वो एंटी नेशनल हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि संकेत जी, इस कैलकुलेशन को आप भी बेहतर ढंग से जानते हैं। रोज सुबह से शाम तक आप ऐसी 10 खबरें पढ़ते देखते हैं और लोगों को भी बताते हैं। ये आंकड़े सारे मीडिया ने ही सबके सामने रखे हैं। योगी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन से वो लोग हैं, ये चिन्हित किया हुआ है उनको। उत्तर प्रदेश की 20% जनता एंटी नेशनल है या देश विरोधी है। ये कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी मुझे नहीं लगती है। इससे पहले अभी कर्नल दुबे ने कहा, आपने उनकी भी बात सुनी है, उन्होंने कहा कि आपने योगी जी के पूरी बात को नहीं सुना, उनकी छोटी सी बात का एक चंक उठाया और उसको लेकर सबके सामने पेश किया। मैं कहती हूँ पूरी बात कहिए ना, पूरी बात बताइए। जो लोग इस तरह का सोच रहे हैं, वो तालिबानी राज नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश में नहीं चलेगा? क्योंकि पूरे देश में योगी मोदी जी हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और प्रधानमार्च नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि ऐसे तमाम लोग जो है उनको चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके उनसे सबसे हिसाब लिया जाएगा 10 मार्च। बस मेरा ये एक सवाल है कि ध्रुवीकरण पर मैं आपसे बस इतना जानना, इन शोरूम्स में बड़ी बड़ी बत्तियां जल रही हैं, इनका गोदाम खाली है, इन सबसे पूछिए। और ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं संकेत जी। इससे पहले के चुनावों में मेरा आखिरी सवाल आपसे बस सिर्फ इतना है। एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े। जी मैडम, एक सेकंड, मैं सवाल पूछ लूं अपना। अभिषेक सुधीर, बिल्कुल। अभिषेक सुधीर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ध्रुवीकरण वाली राजनीति पे जब 80-20 होता है या जब ये केरल और ये सारी बातें होती हैं तो आप उस समय तूल नहीं देते, आप अनएम्प्लॉयमेंट के या बेरोजगारी के बारे में ही बात करते रहते हैं। वो आपकी मुझे स्ट्रेटजी अब समझ में आ गई है समाजवादी पार्टी की। लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये जब गली गली में उठाया जाएगा और एक छवि प्रस्तुत की जाएगी बीजेपी द्वारा कि सपा मतलब गुंडई राज, कि उसके बाद गुंडे हावी हो जाएंगे प्रशासन के ऊपर, जैसे कि एक वक्त में थे, ये बात बोली जा रही है भाजपा द्वारा। ये जब गली गली में संदेश जाएगा, ना तो इसमें ध्रुवीकरण है, ना तो इसमें हिंदू मुस्लिम है, तो क्या तब आपको ये चुप पकड़ लेने वाली रणनीति काम आएगी, या आप इस छवि को सुधारने का या बदलने का क्या प्रयास करेंगे? देखिए संकेत जी, काफी प्रवक्ता आ चुके हैं आपके चैनल पे काफी महीनों से। ये जो नैरेटिव चल रहा है भाजपा का, बहुत महीनों से चल रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों ने अब मन बना ली। भाजपा ने अपनी बात रखी है, हमने बात रखा है। हम कह रहे हैं कि देखिए, हमने डायल 100 शुरू की थी, हमने कहा कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। ये पुराने बातें को याद दिला रहे हैं सबको। हम मतलब भविष्य की बात लोगों ने सपा भी आजमाया, भाजपा भी आजमाया और मन बना लिया, ये आपका मन बना लिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये नई सपा है, एक नई हवा है। कल आप स्वार में थे, रामपुर में थे, आज आप शाहजहांपुर में थे। जन सैलाब देखिए, अरे आप देखिए अखिलेश जी को कितने समर्थक आके उनके भाषण सुन रहे हैं। आपको पता है संकेत जी, लहर है, मंडे को वैलेंटाइंस डे है, लाल रंग की जीत होगी मंडे को। लाल रंग लहर आप बता रहे हैं, लहर बीजेपी बता रही है, अंडर करंट सब कुछ बह रहा है। अरे संकेत जी, किसके फेवर में बह जाएगा कौन? भाई एक 400 दिए बैठा है, एक 350, सीटें कुल 403 है, कौन कितना ले लेगा?
अब ये 10 मार्च को पता चलेगा। बसपा पूर्ण आप सब बहुमत लोगों का से छोड़ बहुत देगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने बहुत के धन्यवाद लिए। संकेत जी। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। बहुत धन्यवाद। मुसलमानों के लिए हमने काम किया है, लेकिन ये मुसलमानों को गुमराह करके और उसके नाम पर खेल करके ये देश में गुंडे खून खराबा करना चाहते हैं। अभी मैं आज एक जगह से आ रहा हूं जहां प्रचार प्रसार चल रहा था। हम कहीं पर आईएएस डाल रहे हैं, कहीं आईपीएस डाल रहे हैं, कहीं जनता के लोगों को डाल रहे हैं, गरीबों को डाल रहे हैं, मजलूमों को डाल रहे हैं। ये किसको डाल रहे हैं? गुंडों को डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बिना गुंडई के इनका काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि 300 यूनिट घरेलू बिजली देंगे, क्या आप देंगे? हम कह रहे हैं कि समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए की ताली देंगे, आप देंगे? जनता को आप लाठी दे रहे हैं, जनता को लाठी खाना पड़ रहा है, ताली नहीं। हम कह रहे हैं कि 10 रुपए में रोटी सब्जी देंगे 10 रुपए में संकेत। हम कह रहे हैं कि समाजवादी किराना स्टोर सेटअप करेंगे, उस किराने स्टोर में हम आपको दाल जैसे कहते हैं प्रोविजंस जो कहते हैं अंग्रेजी में, आपको देंगे, सस्ते में देंगे।